वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो अभी आज हम लोग क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो क्लास 11th की शुरुआत हम लोग इसी चैप्टर से करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अदर चैप्टर्स को भी रिकवर करते चलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मेरे पास जो बुक है, मेरी बुक से पेज नंबर 86 है। मेरे पास जो NCERT टेक्स्ट बुक है उससे पेज नंबर 86, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर रहा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, उनको हमें जरा समझना होगा। प्रिंसिपल आप अच्छी तरीके से समझते हैं, सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है। मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर ये जो इंडक्शन है इसको समझना होगा कि इसका सेंस क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चा, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में दो मेथड होते हैं। किसी भी चीज को प्रूफ करने के यहाँ पर आपको दो मेथड देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, दूसरे को बोलते हैं डिडक्शन मेथड। ये क्या रहा इंडक्शन मेथड, ये क्या रहा डिडक्शन मेथड, ठीक है। इंडक्शन मेथड, डिडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि, और इसको हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। क्या कहा? आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत या फिर गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है। दोनों ही नाम से जाना जाता है। अब ये जो निगमन विधि और आगमन विधि है इसको जरा समझ लेते हैं। निगमन विधि नाम से पता चल रहा है कि ये नियम से, क्या कहा, ये नियम से एग्जाम्पल्स, उदाहरण की ओर चलता है। निगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल फिजिक्स में और केमिस्ट्री, मतलब साइंस स्ट्रीम पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। साइंस में बेसिकली आपको एक नियम दिया जाता है और फिर उस नियम को डिफरेंट टाइप ऑफ वे से बताया जाता है कि किस तरीके से एप्लीकेबल है। जस्ट लाइक द ग्रेविटी की हमने बात की, तो ग्रेविटी क्या कहती है? ग्रेविटी का आपको पहले प्रिंसिपल बताया गया, फिर उसके हमने तमाम एग्जाम्पल दे करके, कभी मार्कर को ड्रॉप कर दिया तो देखा वो नीचे गिर रहा है, कभी सेब नीचे गिर रहा है, कभी कोई भी चीज को हमने ऊपर फेंका तो वो नीचे गिर रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेज से हम उसी प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें एरर ना के बराबर होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल पहले ही आपको दे दिया जाता है, उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जाते हैं। जबकि आगमन विधि की हम बात करते हैं तो आगमन विधि इसका जस्ट अपोजिट होता है। आगमन विधि में बच्चा हम लोग एग्जाम्पल से, क्या कहा, आगमन विधि में एग्जाम्पल से हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रिंसिपल की तरफ। नहीं, मेरी बात समझे। इंडक्शन मेथड में क्या होता है? हम कुछ सर्टेन केसेस लेते हैं, फिर उन सर्टेन केसेस के बिहाफ पर हम आगे बता पाते हैं कि हमारा जो इसका जनरलाइज वर्जन है वो क्या है। बात समझे या नहीं समझे? यानी ये पर्टिकुलर केस से जनरलाइज केस की तरफ बढ़ता है, जबकि ये जनरलाइज केस से सम पर्टिकुलर केसेस की तरफ प्रोसीड करता है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? इसको हम लोग बताते हैं कि जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। ये जो इंडक्शन है ये क्या है? जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। दिस इज अ जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। क्या इतनी बात समझ पाए? तो इंडक्शन मेथड में क्या ये थ्योरी समझ पाए? जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट्स, ठीक है। ये है इंडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन में इसी का जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या है? जनरलाइज थ्योरी हम गेन कर पा रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट के बिहाफ पर। इसमें क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। जनरलाइजेशन से हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट
फॉर्म करते हैं। तो इसमें बता सकते हैं पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट फ्रॉम जनरलाइजेशन। तो इस तरीके से ये दो हमारे पास क्या रहा है बच्चा, मेथड रहे। तो चैप्टर में अभी समझ आया कि हमें करना क्या है, हमें कुछ एग्जांपल्स, ये जो हमारे पास रहा तो कुछ एग्जांपल और कुछ फैक्टर, कुछ केसेस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जनरल थ्योरी को एक जनरलाइजेशन वर्जन हम प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यानी कुछ रूल और प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक थ्योरम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो रहा पूरे चैप्टर का नाम। मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने टाइप के मेथड होते हैं, मैथमेटिक्स में चीजों को प्रूव करने के दो टाइप के मेथड होते हैं, फिर उसमें दो टाइप में आपको बता दिया गया, एक इंडक्शन होता है, डिडक्शन होता है। दोनों चीजें भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा क्लासरूम पे भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, वहां पर भी मैं आपके कमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दो चीजें तो हमारे पास रही। अब इसमें एक तीसरा केस आता है स्टेटमेंट, STATEMENT। हालांकि ये जो यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं ये तो पर्टिकुलर एक हमारे पास चैप्टर रहा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें केवल इंडक्शन मेथड को सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या कहा, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब जब इस चैप्टर को हम लोग सीखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग दोनों ही चीजें सीखेंगे, इंडक्शन भी सीखेंगे, डिडक्शन भी सीखेंगे। हालांकि इस चैप्टर के अंदर डिडक्शन का ज्यादा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कुछ बुक्स में आप देखेंगे, क्योंकि बुक से थोड़ा सा अलग ही हट करके बताऊंगा, तो बुक्स में आपको देखेंगे तो आपको बार बार एक स्टेटमेंट वर्ड देखने को मिलेगा। हालांकि जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा उसमें मैं स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूंगा, इस वर्ड का मैं प्रॉपर इस्तेमाल करता रहूंगा। हालांकि बुक्स में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बार बार पीएन लिखते हैं, P1। तो ये क्या चीज है, इस नोटेशन के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, आई थिंक चैप्टर नंबर 14 है, जो भी है लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जब इसको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। तो फिर स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, अगर यहाँ पर बताएंगे चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, ना ही हम स्टेटमेंट को P1, P2, P3 इसका इस्तेमाल करेंगे, और ना ही यहाँ पर अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम डायरेक्टली स्टेटमेंट वर्ड इस्तेमाल करते रहेंगे और आपके दिमाग में भी रहेगा। जब फिर मैथमेटिकल रीजनिंग बताएंगे तो आपको इजिली समझ आएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दो चीजें इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली है, एक इंडक्शन मेथड बता दिया क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करनी है। इसके बाद में अब तीसरा केस हमारे पास आता है। तीसरे केस में बच्चा आता है पियानोज पोस्टुलेट्स। क्या कहा, पियानोज पोस्टुलेट्स। ठीक है, पियानोज पोस्टुलेट्स। दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सियम्स, एक होते हैं पोस्टुलेट्स। मैथमेटिक्स में ये दो हिस्से वो होते हैं जिसमें कि इनका प्रूफ नहीं होता। जैसे थ्योरम है, थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको प्रूफ नहीं किया जाता, उनको एज इट इज जो कहा गया उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया, उस पर लेकिन किंतु परंतु बंतु कुछ नहीं, ठीक है। अब ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि जो भी बंदा दे रहा है वो एक तरीके की हाइपोथेसिस आपको दे रहा है। हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके की कल्पना है, मगर ये कल्पना इतनी ज्यादा मजबूत होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर हम इसको नहीं अडॉप्ट करते हैं तो फिर बाकी सब कुछ हमारा जो है वो एक तरीके से कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखाया एन, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड आफ्टर देन क्यू एंड आफ्टर देन आर। आर बिल्कुल आसान होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल। हालांकि इसको याद करना आसान होता है मगर समझना बहुत कठिन होता है। अक्सर छोटी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जस्ट लाइक दी इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर। इसके बारे में आपको बता रखा था कि P बाई Q के फॉर्म पर डिफाइन करते हैं, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। P एंड Q have no common factor, have no common factor, after then P and Q belongs to Z। फिर Z के बारे में आपको बता रखा था, ये होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद में आता है नेचुरल नंबर। तो बच्चा नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन बचपन से पढ़ करके आए हैं, क्लास 6 का टॉपिक है ये। क्लास 6 में अगर आप बुक्स अभी भी नहीं बेची होंगी तो उठा करके देखना, वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। जरा ध्यान से समझते हैं। जब हमने बात की रियल नंबर की तो आपने तुरंत डेफिनेशन सुना दिया, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। हमने बात की इर्रेशनल नंबर की तो आपने कहा सर R में से Q को माइनस कर दीजिए, जो बच गया वही क्या है, इर्रेशनल नंबर है। यानी व्हेन वी एक्सक्लूड द रेशनल नंबर from the set of real number then we get the
इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अभी समझ आ गई। अब क्योंकि हमने बात की रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर भी आपने ये पूरी यहाँ पर डेफिनेशन सुना दी। जब z की बात की तो z की भी आपने डेफिनेशन सुना दी। लेकिन अगर हम पूछें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो बच्चा इसकी डेफिनेशन आपने कभी नहीं पढ़ा है। नेचुरल नंबर को जब भी डिफाइन करने की बात होती है तो आप हमेशा बताते हो कि 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो अगर आपने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है तो फिर आप मुझे सुना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो चलो आगे देखते हैं। तो अब बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स हैं, इस पोस्टुलेट का यहाँ पर सेंस किस चीज से है, ठीक है। पोस्टुलेट जो कहा गया उसको एज इट इज अडॉप्ट करना है, उस पर लेकिन किंतु परंतु परंतु कुछ नहीं। क्योंकि बच्चा देखो, अगर हम इस पर उंगली उठाते हैं और हम इसके प्रूफ को जानने की कोशिश करते हैं और सपोज करो इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर बच्चा फिर z भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो z एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर z एग्जिस्ट नहीं करेगा तो q एग्जिस्ट नहीं करेगा, q नहीं करेगा तो r भी नहीं करेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि केवल एक पर उंगली उठा देने से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो हमारा नंबर सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। अभी बात समझ आ रही है। तो पोस्टुलेट्स में जो कहा जाता है उसको एज इट इज अडॉप्ट करना होता है। अब ये बात डिपेंड करती है कि वो बंदा जो पोस्टुलेट दे रहा है उसकी सोच कितनी गहरी है और कहां तक है। तो ये पियानो ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, आई थिंक 1889, आई थिंक जहां तक 1889 में इन्होंने इसके पियानोज ने कुछ एक्सियम्स दिए और इन एक्सियम्स को हमें समझना होगा। तो पियानो ने सबसे पहला एक्सियम दिया कि अगर हमारे पास कोई एक सेट नेचुरल नंबर का सेट है, ध्यान से समझते रही ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या कहा, इफ वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय 1 2 3 एंड सो ऑन, देन फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने दिया। सबसे पहली जो इन्होंने अभिग्रहति दी वो अभिग्रह, इसे पियानो की अभिग्रहतियां बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पियानोस पोस्टुलेट, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली अभिग्रहति दी कि 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। पहला इन्होंने क्या बताया कि 1 जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, इफ m be any number belongs to set of natural number, ठीक है। m कोई एक नंबर है जो किसके अंदर जा रहा है, इस सेट के अंदर जा रहा है, तो जो इसका सक्सेसर होगा वो भी इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। मीन्स m belongs to n, this implies that m plus also belongs to n। अब m plus जो यहां पर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको बोलते हैं सक्सेसर ऑफ m, ठीक है। सक्सेसर ऑफ m, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरवर्ती। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, m का उत्तरवर्ती, m का उत्तरवर्ती, याद रखना यार, m का उत्तरवर्ती, ठीक है। उत्तरवर्ती मतलब जो आगे आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर m एक नेचुरल नंबर है तो जो उसका उत्तरवर्ती होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब इसको हम इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये वाली लाइन याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। 2 प्लस इक्वल्स टू 3 होगा। 2 प्लस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3। अब देखो 2 एक नेचुरल नंबर है तो जो उसका सक्सेसर है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी में अगर हम कहें 1 प्लस तो आप इसका तुरंत आंसर दे देते हैं 2। अब जो हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्लस का सेंस है वो दो चीजों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। इसी को हम लोग जब लिमिट में पढ़ते हैं, जब इसी को लिमिट में पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया कि 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस का मतलब ये है कि 1 में एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया, दिस इज वेरी नेग्लिजिबल, h टेंस टू 0 बता देते हैं, यानी इतना छोटा जोड़ते हैं कि जस्ट लाइक 0 0 0 0 1, ये एक तरीके का असम्पशन है, मतलब मैंने ले लिया है। लेकिन 1 प्लस का मतलब ये है कि 1 में इस क्वांटिटी को ऐड करना है। जबकि यहां पर देखो प्लस का सेंस पूरा का पूरा एक इंटीजर, यानी पूरा का पूरा एक नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। मतलब 2 में जब प्लस करते हैं तो सीधे 3 मिलता है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप लोग भी जब आगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहां पर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस, यानी 2 अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसका जो सक्सेसर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लस किसको डिफाइन कर रहा है, सक्सेसर को डिफाइन कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि अगर 2 एक नेचुरल नंबर है तो फिर उसका सक्सेसर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। 1 अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एक जनरल केस ले लिया, अगर m एक नेचुरल नंबर है तो उसका जो सक्सेसर होगा वो भी m होगा। अब इसी पोस्टुलेट्स की मदद से केस नंबर 3 में एक तीसरा केस बन जाता है कि 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। क्या कहा, 1 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं है। 1 इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ
एनी नेचुरल नंबर। बात समझे या नहीं समझे? 1 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं होगा। मतलब सेट की शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। 1 के पहले कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितने पॉस्टुलेट हो गए? 3 पॉस्टुलेट हो गए। 1 इज अ नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू n, देन m प्लस मींस सक्सेसर इज आल्सो बिलोंग्स टू n। केस नंबर 3 में 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। के इसी का फोर्थ जो पॉस्टुलेट बनता है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉस्टुलेट में कहा गया है कि इफ, क्या कहा गया? इफ m n belongs to n, क्या कहा गया? if m n belongs to n, this and m plus is equals to n plus, this implies that m is equals to n। ठीक है, क्या बात कही गई कि m और n जो दो नंबर हैं वो दोनों ही नंबर कहां से निकाले जा रहे हैं? इसी सेट से निकाले जा रहे हैं। m और n ये दोनों के सक्सेसर आपस में अगर इक्वल हैं तो फिर ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सर कम बात समझ आती है? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे देख लीजिए उसमें क्या ही हो गया। हमने अडॉप्ट किया a प्लस इक्वल्स टू b प्लस। अब देखो अभी बताकर क्या है कि प्लस का सेंस पूरा एक नंबर से होगा। जैसे 2 प्लस की बात की तो मतलब 2 प्लस 1। ये जो 3 बच्चा लिख दिया गया है ये क्या है? ये 2 प्लस 1 ही तो है। अब ये 1 प्लस है तो 1 प्लस का मतलब क्या है? 1 प्लस 1, तो ये क्या मिल जाता है? 2 मिल जाता है। जब भी प्लस लगता है तो यहाँ प्लस का सेंस किससे होगा? पूरा का पूरा एक 1 से होगा। तो जब यहाँ पर लिखा गया है a प्लस, तो a प्लस का मतलब इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? a प्लस 1 इक्वल्स टू b प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल होता है तो क्या मिल जाता है? a इक्वल्स टू b। तो बच्चे यही बात बताई जा रही है कि अगर दो सक्सेसर आपस में इक्वल हैं तो फिर उनके वो जो एक्चुअल नंबर हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कहता है पॉस्टुलेट नंबर 4। तो पियानो ने कितने पॉस्टुलेट्स दिए? 5 पॉस्टुलेट्स दिए, और ये भी आपको प्रॉपर समझ आ रहे होंगे। अब इसी में इनका लास्ट आता है। इस लास्ट केस को समझना होगा, लास्ट पॉस्टुलेट को समझना होगा। और इस लास्ट पॉस्टुलेट में कहा गया है कि अगर इफ m इज अ सबसेट, m इज अ सबसेट ऑफ n, ठीक है, अगर m जो है वो क्या है? वो एक सबसेट है किसका? n का। अब हो सकता है कि ये सबसेट जरा थ्योरी कुछ कम समझ आए, परेशान नहीं हो, चैप्टर नंबर 1 में मुझे ही पढ़ाना है। इफ m इज अ सबसेट ऑफ n देन and 1 belongs to m, m belongs to m, then m is equals to n। अब इसका क्या मतलब है? इसमें ये कहा गया है कि अगर m, देखो बच्चा सबसेट क्या होता है? सबसेट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। सबसेट एक स्पेशल टाइप ऑफ थ्योरी होती है। जैसे घर में जब आपने देखा होगा कि अब आजकल तो थोड़ा सा जमाना थोड़ा सा हाईटेक हो गया है, सब लोग प्रेशर कुकर में चावल पकाते हैं। कभी एक समय था गांव में और सिटीज में भी जब लोग भगोने में चावल पकाते थे, पतेली में चावल पकाते थे। तो जब अगर हम पतेली में चावल पकाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें सीटी वाला कोई सिस्टम नहीं होता है कि 2 सीटी आ गई फिर हमें उतार लेना है। प्रेशर कुकर में होता है। आजकल तो इतना ज्यादा थोड़ा सा सोसाइटी हाईटेक हो गई है कि जब आप चावल परचेस करने जाते हैं तो वो दुकानदार से पूछ लेते हैं भैया कितने सीटी में पकेगा, वो बता देता है कि हाँ 1 सीटी में, 2 सीटी में, और फिर बात बन जाती है। अभी इसको जरा समझा रहे हैं सबसेट को। तो बच्चा देखो क्या है कि एक पतेली है, उस पतेली में आपको चावल पकाने हैं। प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे, किसमें पकाएंगे? पतेली में। आपने पतेली में क्या किया? कुछ चावल को डाला और उसको आग पे चढ़ा दिया, यानी गैस पे रख दिया, जो चूल्हा जो भी है आपने उस पे रख दिया। अब वो कुछ समय के बाद बॉइल हुआ। फिर जब बॉइल हुआ तो अब आप चेक करना चाहते हो चावल पके या नहीं पके, तो आप क्या करते हो? एक बिग स्पून मतलब कंछुल लेते हो और उस कंछुल को उस पतेली में डाल करके कुछ चावल निकालते हो। फिर आप क्या करते हो? उन चावल्स को प्रेस करते हो, दबाते हो। अगर वो कुछ चावल पक गए हैं तो मतलब पूरा का पूरा पतेली पक गया है। अभी बात समझिए। तो ये जो अभी आपके पास बच्चा ये रहा है पूरा का पूरा पतेली चावल, ये पतेली है आपका सेट। और इसी सेट को यहां पर किससे डिफाइन किया गया है? नेचुरल नंबर से डिफाइन किया गया है। ये हमारे पास रहा बच्चा क्या? एक बिग स्पून, और बिग स्पून में जो ये चावल पड़े हुए हैं, जब आपने इसको प्रेस किया और ये पक गए हैं तो हमने पता कर लिया कि पूरी पतेली पक गई है। तो ये जो बिग स्पून में जो चावल है आपके पास, इसी को हमने नाम दिया है क्या? सबसेट। तो बच्चा जो सबसेट होता है उसके पास सेट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। बात समझे या नहीं समझे? सबसेट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेट। तो सबसेट ये इसी ही बोलते हैं जो कंचुल में थोड़े से चावल हैं। तो कुछ से हमने सब कुछ के बारे में क्या किया? पता कर लिया। तो इसे ही हम यहाँ पर नाम दिया गया है सबसेट, और इसी को हम यहाँ पर किससे डिफाइन कर रहे हैं? एम से डिफाइन कर रहे हैं। देखो नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा एक्चुअली सेट है, इसका कुछ पोर्शन हमने अडॉप्ट किया, उसी कुछ पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? सबसेट नाम दिया। बात समझे या नहीं समझे? क्या सबसेट की इतनी थ्योरी समझ आई? बाकी डिटेल में जानने के लिए जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां पर अच्छे से क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ आ गया होगा। यहां से देखते हैं
यहां पर क्या बताया गया फिफ्थ पोस्टुलेट में कि अगर m एक सबसेट है किसका, n का, अगर m क्या है, एक सबसेट है किसका, n का, और m के पास 1 भी है और एक आर्बिट्री, कोई भी एक आर्बिट्री नंबर है जो m के पास है, तो उसका सक्सेसर भी उसके पास होगा, और इससे ये पता चल रहा है कि जो m है वो वास्तव में क्या है, n है। तो ये कुल मिलाकर के 5 एक्सियम्स रहे, पियानोस के 5 एक्सियम्स, ठीक है। एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स की ही इनको संज्ञा दी जाती है। तो आइए अब जरा देख लेते हैं, एक बार फिर से हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पियानो की अभिकृतियां इसे बोलते हैं, पियानोस एक्सियम्स। पहला नंबर क्या है कि 1 एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर क्या है कि अगर m कोई एक प्राकृतिक संख्या है तो जो उसका उत्तरवर्ती होगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। और यहाँ पर जब भी प्लस की बात करते हैं तो बच्चा प्लस का सेंस किससे होता है, प्लस का सेंस हमेशा 1 से होगा। जो नंबर में प्लस लगा हुआ है मतलब उस नंबर में तुमको कितना ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना, तुमको नेक्स्ट सक्सेसर मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर यहां से पता चलता है कि 1 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं है, यानी 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, सब 1 के बाद होंगे। नंबर 4 में कहा गया है कि अगर m और n कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनके सक्सेसर आपस में इक्वल हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो दो प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और फिफ्थ पोस्टुलेट आपसे क्या कहता है कि अगर m सबसेट है किसका, n का, m के अंदर भी 1 जा रहा है और m के अंदर कोई एक जनरल नंबर है और उसका सक्सेसर भी उसी के अंदर है, तो इससे पता चलता है कि वो जो m है एक सबसेट, वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में बच्चा वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में n के बराबर है, यानी वो दोनों ही, वो जो सबसेट है वो सबसेट असल में वो खुद सेट ही है। तो ये 5 एक्सियम्स हमारे पास रहे और इसको हम क्या नाम देते हैं, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, POSTULATES। इतनी बात समझ आई। अब याद रखना पियानोस एक्सियम्स में ये बात यहां पर बताई जाती है कि लेट n बी a set of natural number then। तो अभी तुमको समझ आया कि आखिरकार नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्यों नहीं होती है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई कि आखिरकार नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्यों नहीं होती है। अब देखो बच्चा, ये है एक हाइपोथेसिस, पियानो ने इस हाइपोथेसिस को जनरेट किया और उसके बाद से एक नई पूरी की पूरी कहानी चल पड़ी। अभी आजकल क्या है कि पूरा का पूरा आपको एक पूरा टॉपिक ही है मैथमेटिक्स में जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी। अब वो नंबर थ्योरी पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। अब आप समझ रहे हो कि अगर हमने नेचुरल नंबर पर उंगली उठा दी तो मतलब सब खो दिया, ठीक है। तो अभी इतना आपको पूरा समझ आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, नंबर थ्योरी क्या है, इसमें इंडक्शन का मेन रोल क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें किस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ओवरऑल पियानोस के ये पोस्टुलेट्स जो हैं ये क्या हैं, और आखिरकार नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब आपको मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे से चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं। कितने टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी क्वेश्चंस को अडॉप्ट करने में, आइए धीरे धीरे सबको समझते हैं। तो बच्चा यहाँ से मुझे कुछ रफ करना है और रफ करने के लिए चलो अच्छा अभी इतने में देख लेते हैं, इतने में देख लेते हैं और फिर आगे समझते हैं। आ तो नहीं पाएगा, चलो अच्छा अभी रफ करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर पूरे इंडक्शन मेथड की बात करें तो इसकी जो एल्गो होती है, क्या कहा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब समझते हो ना, क्रियाविधि। एल्गोरिथम क्या है, क्रियाविधि है। हाँ, एल्गोरिथम में मेरा बहुत ज्यादा काम होता है, लगभग हर टाइप की एल्गोरिथम प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि आप सभी लोगों को चीजों को समझने में दिक्कत नहीं हो। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा 3 स्टेप पे कंप्लीट किया जाएगा। स्टेप 1 ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। यहाँ पर नेचुरल नंबर को डिफाइन क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात होगी वो नेचुरल नंबर के लिए होगी। अब स्टेप 1 में हम लोग क्या बताते हैं, स्टेप 1 में हम लोग बताते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, ये तुमको उठाना होगा, गिवन बॉडी के अंदर रख देना होगा। एक यहां पर स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर बारी आती है स्टेप सेकेंड की, ध्यान से समझते रहना, बहुत ध्यान से समझना बच्चा। यहां पर लिखते हैं assume that given statement is true for n equals to k, then जो भी बात की जा रही है प्रॉब्लम के अंदर उसमें n के प्लेस पर क्या तुमको रखना है, k रखना है। अब इसके बाद बच्चा आता है स्टेप थर्ड, क्या कहा, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, स्टेप थर्ड।
स्टेप थर्ड किसके लिए होता है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस, और अभी अभी बताया कि k प्लस का मतलब क्या होगा, k प्लस 1 से होगा। यहां पर हम लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं, यहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, फाइनली आपको लास्ट में लिखना होगा गिवन hence by induction method given statement is true for given statement is true for every value of n belongs to n। ये बच्चा उल्टा ए बना हुआ और इसका मतलब होता है फॉर एवरी। इस उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी। मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया है। एल्गोरिथम में हर क्वेश्चन को 3 स्टेप पर कंप्लीट किया जाएगा। स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट, इसकी वैलिडिटी के बाद में आप यहाँ पर बताओगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब आपके बुक में जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन होंगे वो सभी ट्रू होंगे। हालांकि अगर ये ट्रू नहीं होता है तो लिख दिया जाता है कि स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर n इक्वल्स टू 1, और अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए बात गलत है तो फिर सभी के लिए गलत होगी, फिर आगे वेरिफिकेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। क्योंकि अभी भी मैं आपको यहाँ पर बता करके आया कि जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से नियम की तरफ बढ़ेंगे। इंडक्शन में क्या करते हैं, आगमन में क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगमन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निगमन में क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। आगमन में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो अगर कोई बात किसी पर्टिकुलर केस के लिए फेल है तो फिर वो सभी के लिए फेल है, आगे में वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप सेकंड में क्या लिखते हैं, एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। देन उसके बाद क्या करोगे, जहां कहीं भी तुम्हें n दिख रहा होगा वहां पर तुम k पुट कर दोगे। इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। अब ये बच्चा हाइपोथेसिस क्या है, ये कल्पना है। ठीक है, अब ये कल्पना इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इसी के बिहाफ पर स्टेप थर्ड को अडॉप्ट किया जाता है। कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर अगर स्टेप सेकंड को ही हम हटा दें तो क्या होगा, तो बच्चा फिर बात पूरी गलत हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? अब इस एग्जांपल को तुम्हें बताया जाता है, तुमने अपनी बुक में देखा होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 पर, वहां पर कुछ आपको टाइल्स देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं और वो रखे हुए हैं, और उसमें बताया गया कि अगर आप फर्स्ट टाइल को फॉल करते हैं, गिरा देते हैं, तो जितने भी टाइल्स साथ में लगे हुए हैं सारे के सारे गिरते चले जाएंगे। और यही है इंडक्शन। बात समझे या नहीं समझे? तो अगर कोई kth टाइल गिर रहा है तो फिर एक चीज क्लियर है कि जो उसका k प्लस 1th टाइल होगा वो भी गिरेगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे? तो यहां से ये जो होता है स्टेप सेकंड, ये हाइपोथेसिस होता है, एक तरह की कल्पना है। हाइपोथेसिस मतलब ही कल्पना होता है। और स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, फिर इसके k के बिहाफ पर k प्लस को हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पूरे ओवरऑल तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें लास्ट में लिखना होता है हेंस बाय इंडक्शन मेथड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी आपको करना क्या है कि आपको ये स्टेटमेंट इसी तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हर क्वेश्चन में होता रहेगा। कितने क्वेश्चंस में होता रहेगा, हर क्वेश्चन में होता रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी भी कुछ बात कुछ कम ही समझ आ रही है, कुछ एग्जांपल देकर के बता दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल अभी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। समझने से पहले तुमको एक बात समझनी होगी, स्टार्टिंग करने से पहले, ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में जो n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से कुल मिलाकर के 3 केसेस बनेंगे। तुम्हारी बुक में अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बच्चा यहां से 3 टाइप के क्वेश्चंस राइज होते हैं। एक होता है सीरीज सॉल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ, फॉर्मूला प्रूफ। दूसरा जनरेट होता है, एक जनरेट होता है सीरीज सॉल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ। दूसरा जनरेट होता है डिविजिबिलिटी, और तीसरा आपका जनरेट होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहां से 3 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के केसेस जनरेट होते हैं, इसलिए 3 तरीके की हमारे पास एल्गो होगी। ये एक जनरल एल्गो है। इस एल्गो में स्टेप 1 जो होगा वो बार बार चेंज किया जाएगा।
केस नंबर 1 के लिए एक अलग एल्गो बनेगा स्टेप 1 पर, केस नंबर 2 के लिए एक अलग एल्गो बनेगा स्टेप 1 पर, और केस नंबर 3 के लिए अलग एल्गो बनेगा स्टेप नंबर 1 पर। तो अभी मुझे लगता है इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में कितनी चीजें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको मैंने रफ नहीं किया था, वो इसीलिए रफ नहीं किया था क्योंकि मैं बोल रहा था ना स्टेटमेंट क्या होता है समझना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली ये वर्ड ही पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो वहां पर देखो जो स्टेटमेंट क्या होता है ये मैथमेटिकल चैप्टर के अंदर हम लोग जाकर के सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार मैंने स्टेटमेंट को ही मेंशन कर दिया हुआ है, तो वहां से कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। ठीक है, तो अभी इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी मैं उम्मीद करता हूं। अब आज की क्लास में हम लोग एक केस अडॉप्ट करने जा रहे हैं और वो केस वास्तव में है सीरीज सोल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ का। किसका? सीरीज सोल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ का। तो यहां से स्टेप 1 क्या करना होगा, दैट यू हैव टू पुट n इक्वल्स टू 1। LHS RHS देखते हैं कि क्या है। आपकी बुक से ये अडॉप्ट कर रहे हैं और आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.1 मेरी बुक से पेज नंबर 94 है। ठीक है, मेरी बुक से पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 ही पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ही पिक कर लेते हैं। यहां से इतना बच्चा रफ कर देते हैं, इसकी अब हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। आगमन और निगमन समझ में आ गया होगा। निगमन विधि बचपन से अभी तक पढ़ते चले आए हैं अप टू क्लास 10। अभी आज की क्लास में हम लोग आगमन विधि सीखेंगे। निगमन विधि समझ में आ गया, इसमें एक सिद्धांत तुमको दे दिया जाता है और उसके बाद में फिर तुमको उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जबकि आगमन विधि में इसका जस्ट अपोजिट होता है। आगमन विधि में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके ब्याह पर आपको एक जनरल थ्योरी बनानी होती है। निगमन विधि में एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको एक पहले ही नियम दे दिया गया है। अब जब वो नियम दे दिया गया तो फिर अब बात फेल होने की रही नहीं। आगमन विधि में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रीवियस डाटा को देख करके डाटा कलेक्शन के बाद में आपको बताना होता है कि असल में इसका जनरलाइज वर्जन क्या है। ठीक है, तो पेज नंबर मेरी बुक से है पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1, बस इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन लिख दिया गया है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n - 1/2। वो आपसे ये प्रूफ करवा रहा है। वहां पर लिखा हुआ है को बड़ा बड़ा वहां स्टेटमेंट दे दिया गया है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इतनी बात समझ आई? तो अभी तुमको समझ आया कि नेचुरल नंबर को यहाँ पर डिफाइन क्यों किया गया था, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है उसमें खूब बड़ा वहां हेडिंग लिख दिया गया कि सब कुछ किसके लिए सॉल्व किया जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व किया जाएगा। बताया नहीं जा रहा है मगर यहाँ पर ये अंडरस्टूड होगा कि जो n है वो हमेशा किसके अंदर जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पर लिख दिया गया कि इंडक्शन मेथड से ही प्रूव करना है, तो ठीक है भाई, इंडक्शन को अडॉप्ट करते हैं। सोल्यूशन ध्यान से समझेंगे, एक ही क्वेश्चन सीखना है मगर बहुत दमदार तरीके से सीखना है। क्या बताया? स्टेप 1 क्या बताते हैं? फॉर n = 1। जब n = 1 की बात कर रहे होगे तो याद रखना LHS में फर्स्ट टर्म लोगे। क्या कहा? LHS में कौन सा टर्म लोगे? फर्स्ट टर्म लोगे। ये RHS की बात करते हैं तो RHS में तुम्हें क्या करना है? RHS में n = 1 रख देना है। RHS में 3 - 1/2, then 3 - 1/2, then 2/2, then we get the 1। क्या 1 1 के इक्वल नहीं होता है? क्या ये 1 इस 1 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से हम क्या बताते हैं? यहां से हम बताते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेप 1 कंप्लीट होता है। देखो स्टेप 1 यार एकदम आसान सा है, बच्चा टाइप मतलब ये स्टेप 1 होता है। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप सेकंड में क्या कहा जाएगा? बोलो भाई जल्दी से, वहां से कॉपी पेस्ट कर दो। क्या बात बताई गई है? एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। और अगर स्टेटमेंट हमारा n = k के लिए सत्य है तो फिर जहां कहीं भी आपको n दिख रहा है वहां पर क्या रख देंगे? k रख देंगे। तो ये हमको बॉडी किस तरीके से देखने को मिलेगी? 3 स्क्वायर से लेकर के 3 टू द पावर k - 1 = 3 टू द पावर k - 1/2। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहां से क्या बताया गया? फॉर
n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। अब ये k प्लस और k प्लस 1 यहाँ 2 बार क्यों लिख देते हैं? कुछ बुक्स में आप देखोगे तो वहां k प्लस मेंशन करते हैं, जबकि कुछ बुक्स में वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन करा करके एक नया ही रूल बना दिया, n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। हालांकि इस प्लस का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा, हमेशा प्लस 1 करना होता है। ये बच्चा रिजल्ट क्या करोगे, तुम उठाओगे, उठा करके बॉडी के अंदर रख दोगे। अब तुमको देखने को मिलेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस, जहां कहीं भी n देखने को मिल रहा है वहां पर तुम्हें क्या रखना है, k प्लस माइनस 1, यहां से k प्लस माइनस 1/2। ये तुम्हारा मेन टारगेट है। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें ये प्रूफ करना है। यहां से हम LHS अडॉप्ट करते हैं। कौन सा ऐसे अडॉप्ट करते हैं? LHS अडॉप्ट करते हैं। LHS हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के 3 टू द पावर k प्लस माइनस 1। ठीक, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के प्लस 1 माइनस 1। बच्चा 1 से 1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के कहां तक पहुंच गए, k तक पहुंच गए। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई? क्या इतनी चीजें बेहतर तरह से क्लियर हो पाई? क्या यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर हम इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो हमें पता चल रहा है, हमें अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये पावर 1 है, ये 2 है, यानी एक के बाद 2, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसी को रिवर्स करके देखो तो मतलब यहाँ 3 क्यूब है, तो उसके पहले क्या है 3 स्क्वायर, तो उसके पहले क्या है 3 टू द पावर 1। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज इस तरीके से चल रही है, इसको रिवर्स में देखो तो 3 के पहले 2 के पहले 1, तो बच्चा k के पहले क्या रहा होगा, k माइनस 1। बोलो रहा होगा या नहीं रहा होगा? एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा यहां से रफ कर देते हैं। अब इसकी अपने पास कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम की जरूरत रहेगी, इसलिए उसको नहीं रफ करते हैं। ठीक है भाई, एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना होगा। 1 प्लस 3 स्क्वायर से ले करके हम लोग पहुंच जाएंगे कहां तक, हम लोग पहुंच जाएंगे 3 टू द पावर k माइनस 1 एंड 3 टू द पावर k। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये एक जनरल एल्गो है और वहां पर 3 केसेस हैं, 3 केस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग एल्गो अडॉप्ट करना होगा। ये जब भी सीरीज सोल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ की बात होती है तो याद रखेंगे वी यूटिलाइज स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। क्या कहा, वी यूटिलाइज स्टेप सेकंड इन स्टेप थर्ड। ये यहां से लेकर के यहां तक की पूरी बात देखो तो ये तुमको पता चल रही है स्टेप सेकंड से, हाइपोथेसिस से। यहां से लेकर के यहां तक क्या है इसका रिजल्ट, 3 टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 टू द पावर k। सर कुछ कम बात समझ आ रही है, थोड़ा और समझा दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। मैंने कहा जहां तक तुम सॉल्व करोगे वहां तक रख देना, उसका ठीक जो प्रीसीडिंग टर्म होगा, ठीक पहले का टर्म होगा, याद रखना स्टेप थर्ड का सेकंड लास्ट टर्म, स्टेप सेकंड का लास्ट टर्म सेम होगा। देखो जरा ध्यान से, स्टेप थर्ड का सेकंड लास्ट टर्म, स्टेप सेकंड का लास्ट टर्म, देखो दोनों सेम है। इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है, हमेशा सेम निकलेगा हमेशा। अगर नहीं समझ पा रहे थे कि जो भी बता रहे थे 1 2 3 वाला खेल नहीं समझ पा रहे हो तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना कि इसके पहले जो नंबर आएगा वो नंबर यही नंबर होगा। भैया यहां से इसको ऐसे उचारना, लाके यहाँ पे चपका देना, काम खत्म। ये इतना जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमेशा स्टेप सेकंड होगा। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक। अब अच्छा, ये अगर रिजल्ट इसके बराबर है तो क्या इसकी जगह पर ये नहीं लिखा जा सकता है? अब बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करना है बच्चा, एक लंबी सी लाइन खींच लेना है, एलसीएम ले लेना है, -1 2 into 3 टू दी पावर k। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इन दो टर्म से देखो कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, 3 टू दी पावर k। तो यहां से क्या बनता है, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, -1 अपनी जगह पर रहेगा। ये 2 और 1 मिलकर के क्या बना देता है, 3। ये वाला 3 टू दी पावर k ये आया और ये वाला रिजल्ट ये आया। यहां से -1/2, इसको सिंप्लीफाई किया तो k प्लस 1 -1/2। अरे बच्चा k प्लस 1 को ही तो हम लोग लिखते हैं क्या, k प्लस 1 को ही तो लिखते हैं क्या, k प्लस। तो यहां से तुम्हें क्या देखने को मिला, k प्लस -1/2। देखो ये LHS पोर्शन ड्रॉप किया था, क्या RHS मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। तो अगर यहां से मिलता है RHS तो यहां से स्टेटमेंट क्या दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट यहां पर क्या लिखेंगे, ये देखो लिख दिया गया है। क्या बताएंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। इतना लिखने के बाद में अभी यहां से बता करके आए थे कि ये आपको पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना होगा।
यहां से क्या लिख देंगे, हेंस बाय इंडक्शन मेथड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इतनी बात आप समझ पाए? क्या इतनी बात आप बेहतर तरह से समझ पाए? क्या ये चीजें अभी आपको क्लियर हो पा रही हैं? क्या ये चीजें आपको बेहतर तरह से क्लियर हो पा रही हैं? आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है, बाकी आप एग्जाम्पल अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो टच नहीं करेंगे, वो इनइक्वालिटी का केस है। एग्जाम्पल नंबर 3 टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 नहीं टच करेंगे, वो डिविजिबिलिटी का केस है। एग्जाम्पल 5 भी नहीं टच करेंगे, वो भी इनइक्वालिटी का केस है। तो अभी आपके पास ओवरऑल 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये पूरा वर्किंग अभी आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। देखो मैंने जानबूझ करके इस चैप्टर को अडॉप्ट किया हुआ है, चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, मैं चाहता स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट कर सकता था, आप 10th में पढ़ करके आए हैं। मैं चाहता तो सीक्वेंस सीरीज भी स्टार्ट कर सकता था, आप वो भी 10th में पढ़ करके आए हैं। मगर कुछ हमेशा नया सीखने की चाहत रखो, कुछ नया करने की चाहत रखो, और जब तक लाइफ में कुछ नया नहीं है तब तक लाइफ बहुत बोरिंग सी है। तो इसलिए इस टॉपिक को अडॉप्ट किया हुआ है। आपके अंदर बहुत पोटेंसी है, बहुत पावर है, आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अडॉप्ट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ आईटी के भी क्वेश्चन अडॉप्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी के जब यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।